ये BR फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का सेकंड यूनिट, जिसमें सारी पॉलिसी फ्रेमवर्क है, एजुकेशन है प्री इंडिपेंडेंट पीरियड की, यानी कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, मतलब कि हुआ था उससे पहले की जितनी पॉलिसी है वो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी, और जो बाद की सारे फ्रेमवर्क है, पॉलिसी फ्रेमवर्क, उनको भी इस वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले मेकाले का विवरण पत्र आया था। मेकाले का विवरण पत्र 1835 में आया था। ठीक है, ये कब आया था? 1811 में एक प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ था, उसके ऊपर ये विवरण पत्र था। उसमें क्या हुआ था, 1 लाख रुपए व्यय करने की बात हुई थी कि वो किस पर लगाया जाए, प्राच्यवादी या पाश्चात्यवादी। ठीक है, तो जब धर्म का नहीं पता चल रहा था तो दो धर्मों में बट गया कि किस पे लगानी है। जो हिंदी को ज़्यादा महत्व देते थे, जो ये हिंदी में शिक्षा चाहते थे, उन्हें प्राच्यवाद बोला गया, और जो इंग्लिश में चाहते थे, फॉरेन लैंग्वेज में, उन्हें पाश्चात्यवाद। ठीक है, जो अंग्रेजी का समर्थन करते थे उन्हें पाश्चात्यवाद। तो प्राच्यवाद में क्या क्या प्रिंसिप थे? जो प्राच्यवाद को विलियम्स भी थे जिन्होंने इसको इम्पोर्टेंस दी, जिन्होंने कहा कि हिंदी ज़रूरी है वरना देश में विद्रोह उठ सकता है अंग्रेज़ों के खिलाफ। और पाश्चात्य में देखिए, मैकाले जी जो पाश्चात्यवाद के बिल्कुल समर्थक थे, और राजा राम मोहन राय जो भारत के होते हुए अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व देते थे। देखिए, मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। निस्यंदन सिद्धांत का दूसरा नाम छनाई का सिद्धांत भी है। छनाई का सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर शिक्षा का मोमेंट होता है, यानी उच्च वर्ग को शिक्षा दे दो तो निम्न वर्ग तक छनते छनते शिक्षा खुद ही आ जाएगी। ठीक है, इसे मैं डीप में बताऊंगी। इसे मैकाले का विवरण पत्र और वुड का घोषणा पत्र, इन दोनों को मैं डीप में बताऊंगी। ठीक है, अलग से। फिर वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया। इन्हें डेट को कैसे याद रखनी ये भी बताऊंगी। वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और शिक्षा का महाधिकार पत्र। जेम्स ने इसे अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा। जेम्स ने बताया जो कुछ इससे पूर्व हुआ है वह इसकी ओर संकेत करता है, और जो कुछ इसके बाद हुआ है इससे निकाला गया है, इसीलिए तो इसे महाधिकार पत्र कहा गया। ठीक है, फिर उसके बाद वुड डिस्पैच आने के बाद हंटर आयोग आया, हंटर कमीशन, जिसका दूसरा नाम से पूछा जाता है भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, लॉन्ग में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या था, ये भारतीयों के हित में था। पहली बार कोई आयोग गठित हुआ जिसमें 20 में से 7 इंडियन थे। इस आयोग के अंदर 20 में से 7 इंडियन लिए गए थे उनकी सहमति के लिए, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन पर भी जोर दिया गया, सेकेंडरी के बारे में बताया, और हायर के भी बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि हंटर आयोग का दूसरा नाम लिखिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन होने शुरू हुए। 1900 दशक के आसपास की बात है। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो श्रीमती एनी बेसेंट थी, उनकी अध्यक्षता में 51 हाई स्कूल बने। इसके जनक जो राष्ट्रीय आंदोलन यानी नेशनल मूवमेंट थे, इसके जो जनक थे, फादर थे, महर्षि दयानंद जी थे। ठीक है, इन्होंने मूवमेंट चलाए, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन जगह 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 पर चले। उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर क्या था कि स्वराज की प्राप्ति करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, राष्ट्रीय शिक्षा देना। तो ये सब राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के बारे में था कि उसमें क्या क्या उसके उद्देश्य थे, ये थे। लॉर्ड कर्जन जी आए उसके बाद। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन ख़त्म होने के बाद ये जब चल ही रहा था तो लॉर्ड कर्जन जी आए। इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया। इन्होंने कहा कि अगर प्राइमरी एजुकेशन ही अच्छी नहीं होगी तो बाकी कैसे अच्छा होगा। लॉर्ड कर्जन जी पहले इन्होंने शिक्षा के दोष बताए क्या क्या है, उसके बाद सुझाव दिए, लेकिन भारतीयों द्वारा इनका विरोध हुआ क्योंकि यह पूर्णतः स्वस्थ निर्णय नहीं था। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बुरा था, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं था। कुछ कमियां जो विद्वान लोग थे इसमें कमियां निकाली कि इसमें भी ज़रूर इनका कोई बड़ा स्वार्थ है। फिर 1910 में गोखले बिल आया। गोखले बिल प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु था कि प्राथमिक शिक्षा को पहले अच्छा कीजिए। उसके लिए 50 लाख का प्रतिवेदन हुआ। 50 लाख उस टाइम के 50 लाख आज के 100 करोड़ के बराबर है। इन्होंने बताया 6 to 10th ईयर की जो एजुकेशन है वो निःशुल्क कर दी जाए, यानी कम खर्च पे करी जाए और अनिवार्य कर दी जाए, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन अगर बेस ही ख़राब होगा तो फिर अच्छी से एजुकेशन नहीं होने वाली। उसके बाद सैल्डर आयोग 1917 में, कलकत्ता आयोग भी इसका नाम है, कलकत्ता विश्वविद्यालय। इसमें क्या था, आशुतोष मुखर्जी ने, आशुतोष सैल्डर जी आए तो इन्होंने इसमें क्या हुआ, आशुतोष मुखर्जी ने प्रथम पीजी विभाग यानी पोस्ट ग्रेजुएट, जिसे हिंदी में स्नातकोत्तर
विश्वविद्यालय बोलते हैं वो खोले। सबसे पहले आशुतोष मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के संदर्भ में इसमें बात हुई है कि कैसे कैसे उसमें एजुकेशन का बढ़ोतरी हो, टीचर की एजुकेशन हो, तकनीकी आए, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। क्योंकि मैं शॉर्ट में बता रही हूँ तो अभी ज़्यादा डिटेल नहीं बताना चाहती। उसके बाद हर्टग आयोग आया। हर्टग आयोग 1929 में इन्होंने हर्टग जी जो थे अपव्यय अवरोधन के बारे में बताया कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें पैसों का किस तरीके से वेस्टेज हो रहा है, अपव्यय हो रहा है और अवरोधन किस तरीके से बन रही है। अपव्यय वो जो बच्चों पर वेस्ट हो रहा है, अवरोधन वो जो शिक्षा में अवरोध हो रहा है। जैसे कि कोई बच्चा बीच में शिक्षा को छोड़ देता है तो अवरोधन आ जाता है उसमें। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के बारे में बताया इन्होंने। उसके बाद बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी जी ने दिया, बार बार पूछा जाता है और अब की बार भी पूछा जा सकता है। बेसिक एजुकेशन तालीम भी बोलते हैं, बुनियादी शिक्षा भी, वृद्धा शिक्षा और महात्मा गांधी की शिक्षा भी। ये मातृभाषा में थी और इसमें हस्त कौशलों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया कि बच्चा करके सीखता है। और स्वराज की स्थापना, ये सारे के सारे धर्म की स्थापना, ये सब बेसिक शिक्षा में बताए गए गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। द्वितीय सर्जेंट रिपोर्ट 1944। देखिए सबसे लास्ट वाला है ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क प्री इंडिपेंडेंट पीरियड है उसमें। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 362 करोड़ का प्रतिवेदन किया गया जो आज के 62,600 करोड़ के बराबर है प्राइमरी टू हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, प्राइमरी टू हायर। लेकिन ये 40 साल का निर्देशन रखा गया है कि 40 साल में कंप्लीट किया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा टाइम पीरियड था। तो जैसे मैंने आपको इनके बारे में बताया तो आप इनसे इसके क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या लॉस थे वो भी बता सकते हो, क्योंकि इसके प्रॉफिट लॉस आपको पता चल गई। ये सारी जो फ्रेमवर्क है ये भारत के आज़ाद होने के पहले की सारी पॉलिसी फ्रेमवर्क है। ठीक है, देख लीजिए। थैंक यू।